Hello friends, welcome back. In the series of revision, let's see today some important question answers in the form of MCQs from the play As You Like It, जो कि एक फेमस कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए देखते हैं इसके important क्वेश्चन आंसर्स को। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन इज विच मेजर थीम हैज नॉट बीन कवर्ड इन द प्ले। ऑप्शन आपके पास है एग्जाइल एंड बिलोंगिंग, लव एंड आइडेंटिटी, एम्बिशन एंड बिट्रेयल, जेंडर एंड डिस्गाइज। आपको पता है कि एग्जाइल में ड्यूक सीनियर को एग्जाइल दे देता है उसका छोटा भाई। लव एंड आइडेंटिटी है ही है। एम्बिशन एंड बिट्रेयल, जेंडर एंड डिस्गाइज। जेंडर एंड डिस्गाइज के थ्रू भी आप देखने को मिलता है कि दोनों रोजालिंड और सीलिया डिस्गाइज करती हैं अपने आप को, जेंडर रोल्स उनके रिवर्स कर दिए गए हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सी, एम्बिशन एंड बिट्रेयल। ऐसा किसी कैरेक्टर में नहीं दिखाया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्बिशन एंड बिट्रेयल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द कोट मेन और अप्रैल व्हेन दे वू, दिसंबर व्हेन दे वेड। इसका मतलब यह है कि जब लोग प्यार में होते हैं इन द बिगनिंग, तब वो अप्रैल की तरह एकदम कह सकते हैं कि रिफ्रेशिंग एंड और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और आरामदायक होते हैं। एंड दिसंबर दे आर कोल्ड, मतलब उनकी फीलिंग्स जो होती हैं स्टार्ट वाली वो बेकार हो जाती हैं बाद में। व्हेन दे वेड मतलब शादी के बाद, मतलब जो रोमांटिक टाइम रहता है कल्टशिप का उसमें बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बाद में वो बेकार हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। तो इस थीम से क्या, इस लाइन से क्या सेटराइज किया गया है? pastoral duties, male inconsistency in love, marriage and rituals, courtship customs। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज मेल इनकंसिस्टेंसी। और ये जो लाइन बोली गई है ये बोली गई है रोजलिंड के द्वारा। अगर पूछा जाए कि हु इज द स्पीकर, तो ये बोली गई है रोजलिंड के द्वारा। द रिलेशनशिप बिटवीन सीलिया एंड रोजलिंड हैज बीन रीड एज, क्रिटिक्स के द्वारा, क्योंकि जो क्रिटिक्स रहते हैं वो तमाम इनहेरेंट थीम्स को देख लेते हैं, जो हिडन थीम्स रहती हैं उनको देख लिया करते हैं, उसी हिसाब से इस रिलेशनशिप को देखा गया है। तो आइडियल सिस्टरहुड, हीट्रोसेक्सुअल राइवलरी, होमोइरोटिक फ्रेंडशिप एंड ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ये जो सी वाला ऑप्शन है, होमियो एरोटिक फ्रेंडशिप, क्योंकि दोनों ही सेम सेक्स की हैं, दे आर ऑफ द सेम सेक्स, तो इसको होमियो बोला जाएगा। इरोटिक का मतलब कह सकते हैं कि लाइक अट्रैक्टेड टू फिजिकल, है ना। तो इस हिसाब से इस रिलेशनशिप को देखा जा रहा है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द सेवन एट्स ऑफ मैन स्पीच इज ए पैरोडी ऑफ, किस चीज की पैरोडी है? तो ह्यूमनिस्ट, टेलीलॉजी, पॉलिटिकल थियरी, क्रिश्चियन कॉस्मोलॉजी एंड एरिस्टोटलियन एथिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, ह्यूमनिस्ट टेलीलॉजी। एक्चुअली ये जो टेलीलॉजी जो शब्द है, टेलियोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टेलोस। टेलोस का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे एस है, टेलोस, इसका मतलब होता है पर्पस। पर्पस या उद्देश्य, हिंदी में कहें तो उद्देश्यवाद की एक पैरोडी मजाक बनाई गई, क्योंकि जिस तरह से 7 स्टेजेस बताई गई हैं कि हर स्टेज में इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और इसको इस जो 7 स्टेज वाला जो मेन मतलब पोएम जैसी है, इसको कौन कहता है? इसको जैक कहता है। जो जैक मेलनकलिक कैरेक्टर होता है जैक, वो इस बात को बोलता है। और 7 स्टेजेस बताता है, फर्स्ट है इन्फेंट, सेकंड है स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, और सिक्स्थ जो है वो पेंटालून, और सेवंथ है सेकंड चाइल्डिशनेस। तो इस तरह से 7 स्टेजेस को बताया गया है। तो ये पैरोडी है उद्देश्यवाद के ऊपर। टेलीलॉजी का मतलब है उद्देश्यवाद, टेलोस पर्पस, उद्देश्य। एज यू लाइक इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार इसको पब्लिश कब किया गया था? 1600 क्वार्टो एडिशन में, 1623 फर्स्ट फोलियो, 1599 में पैम्पलेट, और 1611 फोलियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पहली बार इसको 1623 में फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश किया गया था, जो कि जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डल के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। फर्स्ट फोलियो इनका जॉन
हेमिंग, चलिए यहाँ पे डबल एम है, एंड हेनरी कॉन्डल। हेनरी कॉन्डल के द्वारा पब्लिश किया गया था, फर्स्ट फोलियो 1623, उसमें ये पब्लिश किया गया था। क्रिटिक्स हैव एसोसिएटेड एज यू लाइक इट विद शेक्सपियर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ, किस चीज के बारे में बात की है उन्होंने, क्रिटिक्स ने क्या समझा है, जेंडर, परफॉर्मेटिविटी, सैक्रेड किंगशिप, पेट्रियार्कल पनिशमेंट एंड कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म जैसा कुछ भी नहीं है प्ले में, इट्स जस्ट कॉमेडी। पेट्रियार्कल पनिशमेंट भी कुछ नहीं है। सैक्रेड किंगशिप जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि किंगशिप की बात ही ज़्यादा नहीं की गई है। तो ऑप्शन एक बचता है, दैट इज जेंडर परफॉर्मिटी। जिस तरह से सीलिया और रोजालिंड का जेंडर चेंज किया जाता है बाकी जो पेट्रियार्कल या मेल कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा, तमाम चीज़ें सिचुएशंस के हिसाब से, तो दैट इज जेंडर परफॉर्मिटी मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर इन डिफरेंट रोल्स। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट का प्राइमरी सोर्स क्या है, प्लूटार्क्स लाइव्स। बहुत सारे प्ले विलियम शेक्सपियर ने यहाँ से बोरो किए हैं अपनी स्टोरी। हेकाटोम थीम, चलिए ये सोर्स है उनका जो फेमस ट्रेजडी है ओथेलो, ओथेलो का ये सोर्स है। कॉमेडी ऑफ एरर्स खुद अपना इनका एक प्ले है, तो वो सोर्स नहीं हो सकता। बचता है लास्ट में डी, रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। ये एक्चुअली प्रोज वर्क है थॉमस लॉज का, एक राइटर हुए हैं थॉमस लॉज, उनका वर्क है, प्रोज वर्क है, वहां से इन्होंने इसकी स्टोरी उठाई है एज यू लाइक इट की। टच स्टोन्स नेम इज सिंबॉलिक ऑफ अ मोरल प्लेग, अ कॉमिक रिलीफ, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ एंड टेस्ट एंड अ मर्चेंट। तो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ एंड टेस्ट, ये एक्चुअली जो एक राइटर हुए हैं, क्रिटिक भी हुए हैं, अच्छे पोएट भी हुए हैं, आपको पता होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक थियरी दी थी टच स्टोन मेथड क्रिटिसिज्म में, ये आर है यहाँ पर। उन्होंने एक टच स्टोन मेथड दिया था अपने क्रिटिसिज्म में। उनका मानना था कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम टच स्टोन मेथड से जज कर सकते हैं। टच स्टोन का मतलब ये था उनका कि जो ग्रेट राइटर्स हैं उनकी कुछ लाइंस, उनके कुछ पैसेज, पैराग्राफ या कुछ उनके कोट्स उठा लिए जाएं और बाकी राइटर्स के कंपोजिशंस को उनसे कंपेयर किया जाए, जिससे कि हम एक सही क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये टच स्टोन मेथड भी एक्चुअली मैथ्यू ने दिया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टच स्टोन है तो फूल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों को जज करता है और बहुत अच्छी एक वाइज कमेंट्री करता है लोगों के कैरेक्टर पे, प्ले की सिचुएशंस पे। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ एंड टेस्ट। विच स्ट्रक्चरल डिवाइस इज मोस्ट यूज इन बाई रोजलिन इन फॉरेस्ट सीन्स। वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को चलाती है अपने हिसाब से, तो कौन सी वो स्ट्रेटजी, कौन सी डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, दैट इज सलीलुकी, इंट्रोगेशन, रोल प्ले एंड राइम्ड कपलेट्स। तो आपको पता होगा वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है रोल प्ले। वो कहती है कि ठीक है, और ऑरलैंडो को ही कहती है कि तुम मान लो मुझे, अपनी रोदलिन मान लो, क्योंकि वो गैनीमीड बन चुकी होती है, एक मेल के तौर पर रह रही है, लेकिन कहती है कि मुझे अपनी रोदलिन मान लो और तुम उसके प्रेमी हो ही पहले से ही, तो बस तुम मुझे वू करो, किस तरह से तुम मुझे कोट कट कर सकते हो, तमाम बातें। तो वो रोल प्ले का बहुत ज़्यादा, बाकियों को भी वो इस तरह से सबको बोलती तुम ये करो तुम ये करो, कुल मिला के रोल प्ले का डिवाइस बहुत ज़्यादा उसने इस्तेमाल की है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। All the world stage and all the men and women merely players. Which character delivers this famous monologue and in what context? तो ऑप्शन आपके पास, ड्यूक सीनियर इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, जैक रिफ्लेक्टिंग ऑन द absurdities ऑफ लाइफ, ऑरलैंडो लैमेंटिंग ह्यूमन कंडीशन, टच स्टोन मॉकिंग अर्ली लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जैक रिफ्लेक्टिंग ऑन द एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ। जो जिंदगी की तमाम पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ के, हम कह सकते हैं कि जो जिंदगी में तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में वो अपना ये मोनोलॉग कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज मोस्ट सेंट्रल टू एज यू लाइक इट, जस्टिस एंड रिवेंज, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, नेचर वर्सेस नेचर, नेचर एंड पैस्टोरल रियलिज्म। नेचर वर्सेस एक्चुअली नर्चर है। नर्चर मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप, जो हम किसी का पालन पोषण जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों का, दैट इज नर्चर। तो करेक्ट ऑप्शन भी यही है, नेचर वर्सेस नर्चर।
रोजलिंड डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज गैनीमीड प्राइमरली टू, क्यों करती है वो ऐसा? डिस्गाइज जो बेस बदलती है अपना, वो क्यों करती है? एवेंज हर फादर, अपने पिता के विरुद्ध किए गए इनजस्टिस का बदला लेने के लिए। फोर्नेल्डो की परीक्षा लेने के लिए। जॉइन ए बैंड ऑफ रेबल्स, विद्रोहियों का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। हाइड फ्रॉम द ड्यूक, और ड्यूक से बचने के लिए। क्यों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑरलैंडो के प्यार की परीक्षा लेनी है और साथ ही साथ अपने आप को सेफ रखना है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए वो मजबूरी में अपना वेश बदलती है। विच क्लासिकल एल्यूजन इज प्रेजेंट इन रोजालिंड्स एज्यूम्ड नेम? अब ये एल्यूजन क्या होता है एक्चुअली? एल्यूजन का मतलब होता है कि रेफरेंस, जैसे हम किसी को कोई रेफरेंस दिया करते हैं, दैट इज एल्यूजन। तो उस हिसाब से कोई क्लासिकल एल्यूजन दिया गया है तो क्या दिया गया है वो आपको पता करना है इसमें। उस रेफरेंस में ऑप्शन आपके पास है: रोमन गॉड ऑफ वॉर, बिब्लिकल किंग, ट्रोजन यूथ बिलव्ड बाय जियस, ए ग्रीक प्रोफेट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। गैनीमीड जो है उसका मतलब है एक यूथ होता है जिसको ये जियस जो देवता हैं ग्रीक गॉड, उनको इससे प्यार हो जाता है। कुल मिला के ये मतलब कह सकते हैं कि होमो सेक्सुअल टाइप का लव है, क्योंकि बोथ आर मेल, उसको ये दिखाता है। तो गैनीमीड इज अ ट्रोजन यूथ। In As You Like It, the motive of disguise and gender identity explores. क्या है? एलिजाबेथन ऑब्सेशन विद मार्क्स, पेट्रियार्कल ऑपरेशन ओनली, फ्लूडिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर, क्लास बेस्ड क्रॉस ड्रेसिंग। तो डिस्गाइज का जो थीम है, खास तौर पे किस थीम, ट्रिक है डिस्गाइज एक्चुअली, किस थीम को रिवील करती है? दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्लूडिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर, कि किस तरह से जेंडर अलग अलग रोल्स में फिट किए गए हैं ड्यूरिंग द प्लॉट इन स्टोरी ऑफ द प्ले। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लूडिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर। फ्लूडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? टू बी फिट, मतलब फिट हो जाना किसी चीज में, या जैसे फ्लूइड होता है तो इजिली फिट हो जाना है ना, टू बी फिट easily in any situation, that is fluidity of gender. The Forest of Arden in As You Like It, inspired by a real forest in Italy, mythological paradise, the Arden Forest in Warwickshire and Eden, रोमन पेस्टरल ट्रेडिशन ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एक्चुअली ये एक रियल फॉरेस्ट है बिटवीन वार्विकशायर एंड ईडन, उससे इंस्पायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स अंडरगोज द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंड ऑफ द प्ले? किसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बदल जाता है? तो जैक, ऑरलैंडो, ड्यूक फ्रेडरिक एंड ओलिवर। बदलता तो ड्यूक फ्रेडरिक का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात कही गई है तो है दैट इज़ ओलिवर, जो कि ऑरलैंडो का भाई होता है। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विलेनियस है, एकदम कह सकते हैं दुष्ट नंबर एक का होता है, क्रूअल, मैनिपुलेटिव, ना जाने क्या-क्या। लेकिन अंत में ये सुधर जाता है, बहुत ज़्यादा सुधरता है। तो सबसे ज़्यादा चेंज किसी में आता है, दैट इज़ ओलिवर। Sweet are the uses of adversity reflects with what thematic concern of the play? Man's fall from grace, misfortune as divine punishment, the redemptive power of suffering, and the inevitability of fate. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द रिडेम्पटिव पावर ऑफ सफरिंग। रिडेम्पटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मोक्ष प्राप्त करना, अपने आप को अपग्रेड करना। तो कई बार मुसीबतें हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, और हम मुसीबतों में पढ़ करके अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हम सीखते हैं उनसे पार पाना कि कैसे हमें निपटना है नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम से। तो ये ऑप्शन सी, सफरिंग्स हमें मजबूत बनाती है, इस टाइप का बताया गया है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Men have died from time to time and worms have eaten them, but not for love. इस लाइन को बोला गया है, अभी तो ऑप्शन भी मिल जाएगा, रोजालिंड, टचस्टोन, जैक एंड सिलिया। तो ये बोला गया है एक्चुअली रोजालिंड के द्वारा। मॉकिंग रोमांटिक एग्जाजरेशन, एग्जाजरेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके बात कहना, मतलब बहुत ज्यादा गपशप लगाना टाइप, कि हाँ झूठ एकदम कह देना। तो वो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि मजाक बनाया गया है इस सिचुएशन का रोदलिन के द्वारा इस लाइन में, कि लोग मर गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को कीड़ों ने खाया है, और वो कैसे हुआ है? वो प्यार के खातिर नहीं हुआ है, वो पागलपन था। आई डू डिजायर वी मे बी बेटर स्ट्रेंजर्स, ये जो लाइन है, ये
बोली गई है एक्चुअली रोज़ालिंड के द्वारा। इसको बोलती है रोज़ालिंड और वो बोलती है किससे? ऑरलैंडो से। ये मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ कि कई बार पूछ लिया जाता है हु इज़ द स्पीकर, तो टोन और थीम के साथ-साथ आप स्पीकर भी याद रखेंगे। तो रोज़ालिंड बोलती है ऑरलैंडो से, कहाँ बोलती है? जंगल में जब वो गैनीमेड बन के रह रही होती है एक्चुअली, जब वो गैनीमीड बन के रह रही होती है तब की बात है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फ्रेंडली, सैटिरिकल, सरकास्टिक एंड पैशनेट। तो क्या हो सकता है? तो एक्चुअली ये है सरकास्टिक, है ना? मॉकिंग कह सकते हैं। सरकास्टिक मतलब मॉकिंग, मजाक बनाते हुए। इस बात को क्यों बोलती है? जब ऑरलैंडो उसको मिलता है फॉरेस्ट में तो वो एकदम रोज़ालिंड के प्यार में एकदम पागल है, और रोज़ालिंड वहाँ पे गैनीमीड बन के रह रही होती है, तो वो एक तरह से मजाक के तौर पे कहती है कि इससे अच्छा तो हम स्ट्रेंजर ही होते, क्योंकि तुम कहीं किसी और के प्यार में ही पागल हो, मेरी दोस्ती पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो sarcastic वे में बोलती है। The more pity that fools may not speak wisely what wise men do foolishly. Who says Touchstone, Jack, Celia and Rosalind? तो करेक्ट ऑप्शन है टचस्टोन। टचस्टोन इस बात को कहता है, और इस बात को वो बहुत ही सैटिरिकल वे में कहता है। वो मजाक के वे तरीके में कहता है कि जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं उस बात को वो नहीं कह पाते, और हम लोग मूर्ख लोग हैं, हमें ये परमिशन ही नहीं दी जाती है। इस बात का मतलब गम है या दया के पात्र हैं हम लोग कि हमें परमिशन नहीं मिलती है कि हम कोई बुद्धिमानी वाली बात कह सकें, क्योंकि हमें ऑलरेडी मूर्ख समझा जाता है। और जो लोग होशियार हैं वो मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, क्योंकि वो बस बनाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि दे आर वाइज बट दे आर एक्चुअली फूलिश। लेकिन हम लोग फूलिश हैं, इस वजह से हमें कोई बुद्धिमत्तापूर्ण या इंटेलिजेंट वाली बात हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर ऑलरेडी प्रूवन या वी आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज फूलिश। तो ये इस बात का गम है इनको। Do you not know I am a woman? When I think I must speak. This showcases feminine weakness, Rosalind's wit and agency, role of women as passive and satirical tone towards Celia. एक्चुअली इसमें रोजालिंड अपने आप को गैनीमीड बना के घूम रही है, और जो एलिजाबेथन टाइम था या बहुत सारे कंट्रीज में लगभग ऐसा रहा है कि विमेन को बहुत ज़्यादा उनको अलग तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रोजालिंड्स विट एंड एजेंसी। उसका इस बात को कहने का तरीका है, एजेंसी मीन्स यहाँ पे मीन्स, एजेंसी मीन्स तरीका, माध्यम जो भी है, और विट आप जानते हैं बुद्धिमत्ता। कहती तो बात ये मजाक में है, लेकिन दैट इज द, आई थिंक इट हैज डीप मीनिंग, क्योंकि अक्सर विमेन को बहुत ज्यादा पैसिव लिसनर्स भी माना जाता था। और मतलब माना जाता क्या, मतलब उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कुछ कहेंगी नहीं, उनको बस दे आर जस्ट टू बी एक्सपेक्टेड टू बी लिसनर्स। तो ये रोजालिंड का इस तरह से ऑप्शन बी सही है। वैसे रोल ऑफ विमेन एज पैसिव भी सही हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये रोजालिंड को बहुत ही इस बात को बहुत सरकास्टिक वे में कहती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। Sir, I am a true laborer. Who says this and what does it symbolize? Adam, loyalty, touchstone, irony, Corin, honest, pastoral life, Jack, philosophy. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। टचस्टोन इस बात को बोलता है, और इस बात को बहुत ही वो आयरनिकल वे में कहता है कि मैं पक्का मेहनती हूँ, जबकि मेहनती कुछ नहीं, वो पूरे दिन बस फिलोसफी ही करता रहता है। ही इज अ, आई थिंक ही इज अ ग्रेट फिलोसफर। ही इज ग्रेट फिलोसफर, ही इज नॉट ऑर्डिनरी मैन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। बस यह है कि वो फूलिश माना जाता है। योर जेंटलनेस शैल फोर्स मोर देन योर फोर्स मूव अस टू जेंटलनेस। ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन भी बोली गई है रोजालिंड के द्वारा, और इससे क्या साबित होता है? क्रिश्चियन फॉरबिडेंस, रॉयल डिक्री, इथिकल इन्वर्जन एंड पैस्टोरल पॉलिटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्रिश्चियन फॉरबिडेंस। मतलब जो ईसाई धर्म की एक कह सकते हैं सहनशीलता या उसकी बर्दाश्त करने की जो बात है, अच्छाई की जो बात है, दैट इज शोन इन दिस क्वेश्चन, क्रिश्चियन फॉरबिडेंस। योर जेंटलनेस शैल फोर्स मोर देन योर फोर्स मूव अस टू जेंटलनेस, इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी इस्तेमाल की गई? दिस इज द क्वेश्चन। तो एंटीथेसिस, एलिटरेशन, ऑक्सीमोरॉन एंड कह सकते हैं कि चियास्मस। तो चियास्मस ही एक्चुअली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। वही होता क्या है चियास्मस? तो हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिस सेंटेंस का, उस
स्ट्रक्चर को ये क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है, जैसे योर जेंटलनेस शैल फोर्स मोर देन योर फोर्स मूव अस टू जेंटलनेस, जेंटलनेस को लास्ट में ले आए हैं, फोर्स को यहाँ पहले कर दिया, मतलब जस्ट इन्वर्स कर दिया है। तो जो चियास्मस, एक्चुअली जो फिगर ऑफ स्पीच है चियास्मस, इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिया जाता है और सेंटेंस अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वैसे तो एंटीथेसिस में भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है, एलिट्रेशन तो रिपीटेटिव है, ऑक्सीमोरन भी ऐसा है, बट यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, दैट इज चियास्मस। टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स। तो ये जो है इसमें एक्चुअली बोलता है आपका क्या मतलब, टाइम इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू कर्टली डिले, साइकोलॉजिकल परसेप्शन, mythological टाइम एंड रिलीजियस रिडेम्पशन। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन इज साइकोलॉजिकल परसेप्शन। जैसे मैरिज हो रही हो किसी की, और तो मैरिज हो रही है तो उसको टाइम ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जा रहा है, या कोई किसी से कई साल बाद मिला हो, अचानक से थोड़ी सी मीटिंग हो चलते चलते, और वो थोड़ी सी मीटिंग उसको और थोड़ी लगी क्योंकि वो कई साल बाद उससे मिला है। तो वो परसेप्शन है टाइम का, प्लस जो उसके साथ गया हो मिलने किसी से, और उसे उससे कोई मतलब ना हो किसी थर्ड पर्सन से, लेकिन वो सिर्फ इसलिए गया है कि उसका दोस्त उससे मिल रहा है किसी से, और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो चाहेगा कि जल्दी मीटिंग खत्म हो और मैं अपने काम में आगे बढ़ूँ। तो एक्चुअली ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इट इज सब्जेक्टिव। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और इसीलिए टाइम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से अ, अ, व्यतीत होता है। और इस सेंटेंस को बोलता कौन है, जैक। जैक इस सेंटेंस को बोलता है, और वो ऑरलैंडो को समझा रहा होता है। जैक जंगल में ऑरलैंडो को समझा रहा होता है कि देखो टाइम जो है वो उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, अलग लोगों के साथ अलग अलग उसकी उसका परसेप्शन है, सब्जेक्टिव है। जो तुम्हें टाइम बुरा लग सकता है किसी को अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा होगा। अच्छा समय जल्दी बीतता है, बुरा बहुत मुश्किल से। द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव। तो इस सेंटेंस को कौन बोलता है, इस सेंटेंस को भी बोलता है जैक। जैक एक्चुअली काफी कुछ बोलता है। जैक और टच स्टोन ये दोनों ग्रेट फिलोसफर हैं, इस प्ले में हैं भले जस्ट फूलिश रोल में, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। सोसाइटल डिसडेन फॉर रोमांस, सिलियास जेलिसी, कॉमिक टीजिंग ऑफ ऑरलैंडो, रोजालिंड्स पैराडॉक्सिकल इमोशंस। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सोसाइटल डिसडेन फॉर रोमांस। जैक को लगता है कि प्यार में पड़ जाना सबसे बड़ी गलती है, सबसे वर्स्ट लिखा है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। बैड वर्स वर्स्ट, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो पता होगा। बैड वर्स वर्स्ट सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई बुरी बात है तो वो है प्यार करना। तो ये सोसाइटल डिसडेन का मतलब क्या होता है, हेट, नफरत, प्यार के प्रति जिन लोगों को नफरत है उस हिसाब से। और इस बात को कहता कौन है, जैक्स। वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज केपर्स। इस सेंटेंस को या इस कोड को बोला गया है टच स्टोन के द्वारा। हु इज द स्पीकर अगर पूछा जाता है तो वो है टच स्टोन। टच स्टोन के द्वारा बोला गया है। क्या इससे साबित क्या होता है, डिसइल्यूजनमेंट, प्लेफुल अवेयरनेस ऑफ लव्स अब्सर्डिटी, हेट्रेड टुवर्ड लव, क्रिश्चियन आयरनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लेफुल अवेयरनेस ऑफ लव्स अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी मतलब क्या है, बेतुकापन। जो प्यार का बेतुकापन है, या कह सकते हैं कि बकवास चीजें हैं प्यार में शामिल, तो दैट इज अब्सर्डिटी। द ग्रीन वर्ल्ड थियरी नॉर्थ ऑफ फ्राई व्यूज द फॉरेस्ट एज। ये जो क्रिटिक्स होते हैं उनमें है नॉर्थरॉप फ्राई, ये एक्चुअली हर प्लेस को अलग अलग अपनी थियरीज के हिसाब से देखते हैं। तो इनकी थियरी है ग्रीन वर्ल्ड, और ग्रीन वर्ल्ड थियरी के हिसाब से वो जंगल को किस नजरिए से देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। स्केप फ्रॉम रियलिटी, अ ड्रीम स्केप वेयर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, सिंबल ऑफ सिन द रियल वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम स्केप वेयर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। उनको लगता है ये एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड है जंगल जहाँ पे सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज हिज थियरी। लव इज मेयरली ए मैडनेस, ये बात कौन बोलता है,
बाद में देखते हैं ऑप्शन क्या है, इससे साबित क्या होता है। पेस्टरल एस्केपिज्म, शेक्सपियर्स पैरोडी ऑफ रोमांटिक कन्वेंशंस, मिसोजिनिस्ट वर्ल्ड व्यू, ट्रेजेडी इन कॉमिक डिस्गाइज। तो इस बात को लव इज मेयरली मैडनेस, इस बात को रोजालिंड बोलती है। जब वो गैनीमीड होती है तब रोजालिंड बोलती है कि प्यार सिर्फ पागलपन है। चलिए रोजालिंड के रूप में ही बोलती है जब सीलिया से बात कर रही होती है, गैनीमीड तो बाद में। लव इज मेयरली अ मैडनेस स्पोकन बाय रोजालिंड। आई कैन सक मेलनकली आउट ऑफ अ सॉन्ग। कहता है कि मैं किसी भी गीत से मेलनकली मतलब क्या है, सैडनेस, दुख निकाल सकता हूँ। जैसे एक नेवला अंडे से उसके अंदर का जो यॉक रहता है वो निकाल लेता है। जैक का रोल, ये जैक ही सेंटेंस को बोलता है। क्या है, सैटिरिस्ट, मेलनकलिक क्लाउन, पोर्ट, सिनिक एंड ऑल द अबव। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। कई सारे रोल इसने प्ले किए हैं और काफी कुछ समझाया है पब्लिक को अपने विटी कोट्स के जरिए। रोजालिंड्स कैरेक्टर इज बेस्ट सीन एज ए प्रोटोटाइप ऑफ रोमांटिक फैटलिज्म, शेक्सपियरियन सबवर्जन ऑफ जेंडर रोल्स, एरिस्टोक्रेटिक प्राइड एंड क्रिश्चियन मोरालिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्चुअली शेक्सपियर्स सब वर्जन ऑफ जेंडर रोल्स। किस तरह से उन्होंने जेंडर रोल्स को सबवर्ट किया है, एक दूसरे के अधीन किया है, बदला है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच कैरेक्टर डज नॉट, एक्चुअली नॉट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कई बार हम लोग एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नॉट नहीं देखते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। तो आप भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आराम से आपको पर्याप्त टाइम होता है, आप देख सकते हैं। विच कैरेक्टर डज नॉट अंडरगो ए चेंज ऑफ हार्ट। ओलिवर, आपको पता है ऑरलैंडो का भाई बदल जाता है, ड्यूक फ्रेडरी बदल जाता है, जैक एंड सिल्वियस, कौन नहीं बदलता है। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज जैक। जैक जैसा होता है वैसा ही रहता है और उसको बहुत ही फेमसली कहा गया है, क्या कहा गया है, मेलनकलिक जैक। मेलनकली जैक कहा जाता है प्ले में। ये बिल्कुल नहीं बदलता, ये जैसा शुरुआत में होता है वैसे ही होता है। चाहे किसी की शादी हो जाए, पार्टी हो जाए, किसी के बच्चे हो जाएं, वो भी बच्चे आके इसकी गोद में खेलने लगेंगे, लेकिन तब भी ये उसके अंदर कुछ ना कुछ मेलनकली ढूंढ लेगा। बच्चों के खेल में भी इसे मजा नहीं आएगा। ही सच काइंड ऑफ कैरेक्टर। हु डज सीलिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज। सीलिया का क्या नाम होता है, रोजालिंड का तो होता है गैनी में, और सीलिया का क्या नाम होता है, एलियना, सिल्विया, ऑड्रे एंड गैलेटी। तो इसका ऑप्शन है एलियन। एलियना इज द करेक्ट ऑप्शन, जिससे वो बन जाती है। जैक रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू द कोर्ट बिकॉज, वो जब सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो ड्यूक सीनियर वापस आ जाता है, उसको उसका भाई उसका साम्राज्य वापस कर देता है। सीलिया, रोजालिंड, सारे लोग आ जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा क्या है कि ये नहीं आता है। तो ऑप्शन है ही हेट्स ड्यूक सीनियर, ही प्रिफर्स सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, ही बिकम्स ए मॉन्क, ही इज वैनिश्ड अगेन। क्या है, तो एक्चुअली ही प्रिफर्स सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। और मेडिटेशन का मतलब क्या है, जब भी वो थिंकिंग करेगा तो फिलोसफाइज करता है चीज़ों को, फिलोसफी के रूप में चला जाता है और बहुत कुछ कहता है। उसको एकांत और ध्यान से प्यार है, इस वजह से वो कहता है कि मैं राज दरबार की जिंदगी से बोर हो चुका हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वो वहीं रहता है, फॉरेस्ट में ही। सीलियास लव इज कैरेक्टराइज्ड एज पॉलिटिकल, कंपेनियट, रिबिलियस एंड प्लेटनिक। ऑप्शन बी करेक्ट है, कंपेनियट। एक्चुअली वो उसकी एज ए फ्रेंड पहुंचती है बाद में। बहनें तो होती हैं कजन, लेकिन दोस्ती ज्यादा होती है। हाउ मैनी मैरिजेस अकर एट द एंड ऑफ द प्ले। कितनी शादियां होती है, 2, 3, 4, 5। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टिल बैचलर होंगे। तो शादी का थीम है इस प्ले में, बहुत सारी शादियां एंड में होती हैं। हो सकता है आपकी भी कभी आपको सिलेक्शन या जो भी जैसे हो, वो बाद की बात है। तो ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टोटल 4 मैरिजेस प्ले के एंड में होती हैं। हु प्लान्स ऑल द रोमांटिक यूनियंस। ये जो रोमांटिक यूनियंस है एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मैरिजेस कि कौन पूरी सारी की सारी शादियों की तैयारी कौन सा कैरेक्टर कर देता है अपनी बातचीत में या जो भी जैसे। ड्यूक सीनियर, सीलिया, रोजलिंड एंड जैक। तो जैक तो वैसे ही बहुत ज्यादा
सैड इंसान है, वो क्यों शादी करेगा, वो तो हो रही होगी शादी तब भी नहीं कराएगा किसी की। तो ड्यूक सीनियर, उसे मतलब नहीं इतना ज़्यादा, सीलिया रोजालिंड ही बचती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। रोजालिंड ही सारी प्लानिंग करती है शादियों की, अपनी शादी से लेकर के औरों की शादियाँ रोजालिंड ही कराती है। सीलिया और ओलिवर की, रोजालिंड, ऑरलैंडो और वो फीवे, सिल्वियस और जो भी हैं सबकी शादियाँ यही कराती है। रोजालिंड इज ऑफन viewed as forerunner to which character? पोर्शिया, ओफेलिया, डेस्डेमोना, वायला। तो किस कैरेक्टर की ये फॉरनर कही जाती है? फॉरनर का मतलब क्या है? पूर्वज, है ना। फॉरनर मतलब पहले आने वाला या पूर्वज। तो किसकी कही जाती है? तो ऑप्शन है डी, वायोला। वायोला मतलब जो कि ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसकी हीरोइन है। ट्वेल्थ नाइट की एक्चुअली ये हीरोइन होती है। और ये भी डिस्गाइज करती है अपने आप को, जब डिस्गाइज करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सिजेरियो, है ना। सिजेरियो नाम से ये डिस्गाइज करती है, और डिस्गाइज करने के बाद बहुत विटी इंटेलिजेंट, बिल्कुल मिला के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सिमिलर हैं, वायोला और रोजालिंड की। तो फॉरेनर के तौर पे वायोला इज करेक्ट ऑप्शन। The genre of As You Like It is best classified as problem play, romantic comedy with pastoral elements, satirical tragedy, certainly drama. So option B is the correct one. रोमांटिक कॉमेडी विद पैस्टोरल एलिमेंट्स। रोमांटिक कॉमेडी मतलब इसकी सेटिंग, प्लॉट लाइन सब कुछ डिफरेंट होती है क्लासिकल कॉमेडी से। और पैस्टोरल एलिमेंट्स का मतलब आप पैस्टोरल का जानते ही हैं, जैसे लाइक फॉरेस्ट एंड रूरल एरियाज, तमाम चीज़ों के जो एलिमेंट शामिल किए जाते हैं, दैट दोज आर पैस्टोरल एलिमेंट्स। Which character's speech structure frequently uses aphorisms and paradox? जैक, रोजलिंड, सीलिया एंड सिल्वियस। तो जो टर्म है एफोरिज्म्स, मतलब ये होता है, कह सकते हैं कि विटी यूज ऑफ वर्ड्स। विटी यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का बहुत ही चालाकी से कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, दैट इज एफोरिज्म। और पैराडॉक्सिस मतलब विरोधाभासी। तो इसको कौन इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैक बहुत ज्यादा एफोरिज्म। और एक इंग्लिश एसेइस्ट हुए हैं, निबंधकार हुए हैं, जो कि अपने इसी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आप उनका नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कौन है? काफी फेमस है और अक्सर कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच एसेइस्ट इज फेमस फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। द एपिलॉग ऑफ द प्ले इज डिलीवर्ड बाई, एपिलॉग मतलब जो एंड में प्ले का जो कंक्लूजन के बाद थोड़ा सा रहता है पार्ट, उसको कौन डिलीवर करता है? टच स्टोन, जैक्स, रोजालिंड एंड ड्यूक सीनियर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, रोजालिंड। और ऐसा करके एपिलॉग को एक फीमेल कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट करा के विलियम शेक्सपियर ने, कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर से जो जेंडर रोल्स हैं उनका सबवर्जन किया है। क्योंकि अक्सर मेल जो राइटर होते हैं, सॉरी कैरेक्टर्स होते हैं, वही ज़्यादा उनको सब कुछ कहने को मिलता है, तमाम बातें। लेकिन यहाँ पर फिर से शेक्सपियर ने जेंडर रोल्स को चुनौती दी है, या उसका सबवर्जन किया है, चेंज किया है थोड़ा सा। द नेम एज यू लाइक इट रिफ्लेक्ट्स authorial humility, pastoral mockery, open-ended narrative structure, and that is D, courtly obligation। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओपन एंडेड नैरेटिव स्ट्रक्चर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एज यू लाइक इट, जो आपकी मर्जी, है ना, जो आपको पसंद आए। तो दैट इज ओपन एंडेड, जैसे ऐसे क्वेश्चन जिनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जो आपको पसंद आए। The contrast between the court and the forest highlights good versus evil, nature versus civilization, comedy versus tragedy, men versus women। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। नेचर का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट से है, फॉरेस्ट लाइफ से है। और सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पे कोर्ट लाइफ से है, कोर्ट लाइफ से है इसका मतलब। The motive of exile in the play connects to which tradition? Tragic fate, heroic quest, biblical fall and redemption, Roman satire। करेक्ट ऑप्शन है सी, बिब्लिकल फॉल एंड रिडेम्पशन से एग्जाइल। जिस तरह से ईसा मसीह को एग्जाइल कर दिया गया था उनके अपने जो भी नेटिव प्लेस था, तो दैट इज बिब्लिकल रेफरेंस एल्यूजन एक्चुअली। ड्यूक फ्रेडरिक्स सडन
conversion at the end is an example of Deus ex machina, metaphysical irony, Christian allegory and organic plot. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेज एक्स मकीना। इसका मतलब होता है गॉड फ्रॉम मशीन, गॉड फ्रॉम मशीन। और यह एक लाटिन लैंग्वेज का टर्म है, दैट इज लाटिन लैंग्वेज का टर्म है। मतलब मैंने इसका बता ही दिया है। इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसी घटना जिसकी पहले से कोई उम्मीद ना हो, या अनएक्सपेक्टेड जो रिजोल्यूशन हो जाता है किसी समस्या का, जो सॉल्यूशन मिल जाता है, दैट इज डेस एक्स मकीना, है ना, लाटिन टर्म है। और क्योंकि ये किसके बारे में कहा गया, ड्यूक फ्रेडरिक। आप जब प्ले पढ़ेंगे आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ड्यूक फ्रेडरिक अचानक से चेंज हो जाएगा। वो आता तो है आक्रमण करने, अपने भाई को पकड़ने और अपनी बेटी सीलिया को ले जाने जंगल से, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या उसको एक हर्मिट मिल जाता है, हर्मिट उससे कुछ बता देता है, वो उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, इंस्पायर कि अचानक से ही सब कुछ छोड़ छाड़ के और साधु बन जाता है, अपने भाई को उसका राज्य वापस कर देता है, सबको माफ़ कर देता है। तो ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है। और जो रिजोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम चली आ रही होती है ना कि ड्यूक फ्रेडरिक का क्या होगा, एक्चुअली कॉमेडी है, इसमें युद्ध तो दिखाया नहीं जाएगा। तो ये टर्म लाटिन है और इसमें जो पुरानी ट्रेजडीज होती थी उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए देवताओं को स्टेज पे बुलाया जाता था। इवन गॉड वर कॉल्ड ऑन द स्टेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया गॉड फ्रॉम मशीन, और डेस एक्स मकीना इसका नाम है, दैट इज द मीनिंग। और इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड रिजोल्यूशन, समस्या का समाधान अचानक से। विच स्ट्रक्चरल डिवाइस इज मोस्ट यूज इन बाय रोजालिंड इन फॉरेस्ट सीन्स। ये आई थिंक दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इज रोल प्ले। हो जाता है कई बार क्योंकि वाइल कलेक्शन सम क्वेश्चंस में बी रिपीटेड, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इन द प्ले इज लीस्ट इन्वॉल्व इन रोमांटिक प्लॉट लाइन्स। जैक, फीवे, टचस्टोन एंड सिल्वियस। बहुत कम, ज़्यादा वो बहुत कम ही इन्वॉल्व होता है सारे इश्कबाजियों में जो चलती हैं प्ले में, दैट इज ऑप्शन ए, जैक। जैक जो है वो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ही इज़ वेरी मेलनकली कैरेक्टर। उसे मतलब नहीं होता है कि किसी की शादी हो, कुछ भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। Marriage, in as you like it, symbolizes institutional operation, end of identity, social harmony and renewal, political alliance. That is option C is the correct one. Social harmony and renewal इस मैरिज का सिंबल है, थीम है। बहुत सारी मैरिजेस होती हैं, 4। हेराल्ड ब्लूम रिगार्ड्स एज यू लाइक इट प्राइमरली, क्या बोलते हैं इसके बारे में वो, ये थियोलॉजिकल सटायर, शेक्सपियर ग्रेटेस्ट हीरोइन सेंटर्ड प्ले, पॉलिटिकल एलिगरी, एंटी पेस्टरल कॉमेडी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उन्होंने माना है कि हीरोइन, क्योंकि प्ले उनके जैसे ट्वेल्थ नाइट भी है और मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है जिसमें हीरोइन ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, बट उनकी नज़र में ये जो प्ले प्ले है जो लाइक इट, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट हीरोइन सेंटर्ड प्ले। ये आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस कई बार नेट एग्जाम में भी पूछे गए हैं, थोड़े अलग रहते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। न्यू हिस्टोरिसिस्ट रीडिंग्स हाइलाइट्स, एक्चुअली न्यू हिस्टोरिसिस्ट एक क्रिटिकल थियरी है, क्रिटिकल थियरी है ये प्ले को और हिसाब से देखते हैं। तो क्या है ऑप्शन में, कर्टली लव ट्रेडिशंस, द टेंशन बिटवीन एलिजाबेथन पैट्रियार्की एंड फीमेल परफॉर्मेंस, बिब्लिकल इंटरटेक्स्ट, एंटी कैथोलिक इमेजरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेंशन बिटवीन एलिजाबेथन पैट्रियार्की, मतलब जो पितृसत्तात्मक सिस्टम है और महिलाओं का जो रोल है उसके बीच में जो जंग चलती है, सीलिया, रोजालिंड और ओवरऑल जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसके बीच में, उसी के थ्रू ये न्यू हिस्टोरिसिस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्ले को देखते हैं, दैट इज द बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको इसको सिंपल और कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल रखने की, आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।